दिन भी काफी बड़ा है जाहिर तौर पर, क्योंकि सीएए की वजह से हमें मालूम है कि सैकड़ों जाने गई। दिल्ली ही नहीं, आसाम में भी इसको लेकर के अपनी वजहों से बहुत बवाल हुआ है। हालांकि 27 दिसंबर को अमित शाह ने साफ इशारा कर दिया था, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, कि यह कानून बन चुका है और यह कानून लागू होकर के रहेगा, क्रियान्वित होकर के रहेगा। अब वो दिन भी आ गया है, नोटिफाई भी हो चुका है। सवाल यह उठता है कि इसमें राजनीति लोगों को नजर क्यों आ रही है? राहुल जी, इसमें राजनीति किस तरह की है? यह डिविजिव क्यों है? जब सीए की बात हो रही है तो नागरिकता देने की बात हो रही है। यह डिविजिव क्यों दिखता है लोगों को कि यह डिविजिव है और यह संविधान की मूल भावनाओं के विरोध में? पंकज जी, देखिए, सबसे पहला चीज तो कि इसका राजनीतिक स्तर पे क्यों विरोध हो रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कहूं कि ये विपक्ष के लिए हमें लग रहा है कि लाभदायक ही है, क्योंकि इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 370 प्लस 30, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। वैसे स्थिति में देखिए, अगर गृह मंत्री 27 दिसंबर को कहते हैं कि सीएए लागू होकर रहेगा और लागू होने का तिथि 11 मार्च हो, अगर, क्योंकि हम लोगों को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव का अधिसूचना 8 मार्च को जारी हो चुकी थी, 2019 में 10 मार्च को जारी हो चुकी थी। तो आप बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर जब देश जा रहा है तब आप लागू कर रहे हैं। तो एक तो जो लोग बीजेपी के लोग ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, हमें लग रहा है कि इससे गारंटी शब्द भी पंकज जी थोड़ा धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है कि आप कहा तो 2019 में कानून को पास कीजिए और अति महत्वाकांक्षी कानून, देश के लिए अत्यंत उपयोगी कानून को आप एक ऐसे समय में लागू कीजिए जबकि अब देश जो है कि चुनाव आचार संहिता के मुहाने पे जा रहा हो। इस देश में दो चीजें देखी है पंकज जी। एक तरफ इस देश ने 2022 में देखा है कि निर्वाचन आयुक्त जो है कि अरुण गोयल जी, उनकी नियुक्ति कैसे जो है कि बिजली की गति से फास्ट की, ये मेरा बयान नहीं था, तब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि अचानक से जो है कि बिजली से भी फास्ट गति से उनकी नियुक्ति होती है वो। और आज यहाँ पे देख लीजिए कि 8-8, 9-9 बार जो है नोटिफिकेशन को टाला गया है। तो आपकी कैसी गारंटी, यानी कि प्रधानमंत्री अगर कोई चीज कहें तो वो अगर 2024 में किसी चीज का कोई कानून पारित हो तो उसका नोटिफिकेशन 2029 के चुनाव के मुहाने पे होगा। यह भारतीय जनता पार्टी के कमजोरी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि देखिए 22 जनवरी का पूरा महोत्सव बीत चुका है। अगर उसके ऊपर इन्हें पूरा भरोसा होता तो आज इन्हें ये लाने की जरूरत नहीं होती। और अगर मैं बार बार सवाल पूछता हूँ बीजेपी के प्रवक्ताओं से, पंकज जी तमाम टीवी चैनल के डिबेट में पूछ के थक गया कि अगर ये इतना महान कानून था, इतना पवित्र कानून था, तो इसके विलंब के लिए, कि देश को ये महान कानून मिलने में इतना जो विलंब हुआ है, उसके लिए बीजेपी देश से माफी कब मांगेगी? ये तमाम प्रश्न आज उठ रहे हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी जो तमाम एक सामने से लोगों को दिखा रही है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो 2024 के चुनाव में जाना चाह रही है, उस कॉन्फिडेंस में कमी है कहीं न कहीं। वहां पे वो कॉन्फिडेंस उनको जैसा होना चाहिए वैसे कॉन्फिडेंस के साथ वो नहीं दिखते हैं। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा जो पंकज जी आप पूछ रहे हैं कि विभाजनकारी क्यों है, हम लोगों ने पहले भी डिबेट किया है कि देखिए, अगर केवल सीए आता है तो उसको विभाजनकारी आप नहीं कह सकते, क्योंकि किसी की नागरिकता केवल इस कानून से नहीं जा रही है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी का ही जो बयान था, जिसमें वो पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी का चीज बताते हैं, वो बोलते हैं कि पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा, वहां से शुरू होता है विभाजनकारी स्थिति कि आप किसी को तो आप नागरिकता देना चाहते हैं, कुछ अवैध लोगों को, और कुछ अवैध लोगों को आप घुसपैठिया घोषित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें पंकज जी तब होंगी जब आप एनआरसी ला रहे हैं। आप अगर एनआरसी नहीं लाते हैं, सरकार आज घोषणा कर दे, तो फिर ये परिस्थितियां नहीं बचेगी। लेकिन अगर आपका यह सवाल है कि विभाजनकारी, तो देखिए ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का हिस्सा है। चुनाव के मुहाने पे कोई हमें समझावे कि 11 मार्च का दिन है आज और अचानक से इसकी घोषणा की जा रही है। नहीं, चलिए, पॉइंट टेकन। राहुल लाल जी बड़ा सीधी बात करते हैं, हम और आप सीधी बात करते हैं, इसमें पॉलिटिक्स है और बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। यह बताइए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों मुल्कों में हिंदुओं की स्थिति क्या है, माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है, क्या वहां पे रिलीजियस परसिक्यूशन है या नहीं है? अगर वैसे लोगों को नागरिकता देर से ही दी जाती है,
पॉलिटिकल मोटिव से ही दी जाती है। तो क्या ये लोगों के कल्याण, लोगों के लिए आपको कल्याणकारी नहीं दिखता है? मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, मैं सीधी सी बात आपसे कर रहा हूं। क्या आपको इसमें कुछ कल्याणकारी, ये तीनों देश क्या इस्लामिक हैं या नहीं है? ना, मैं तो मानता हूं इस्लामिक ये है। या तीनों देश सेकुलर है? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं। मोटिव जरूर था। पाकिस्तान, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था तो उनका मोटिव जरूर था कि वो सेकुलर रहे, पर वो सेकुलर रह पाया क्या? बाकी माइनॉरिटीज की क्या हालत है वहां पर, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? चलिए, मोटिव है, बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज ले रही है, मैं भी मान रहा हूं इस बात को कि मार्च में 16 में लागू, 19 में आपने पास कराया, लोकसभा से ठीक पहले आप नोटिफाई कर रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? पॉइंट टेकन। लेकिन क्या यह कल्याणकारी कानून है या नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। मैं अनुपम जी के पास जाना चाहूंगा। हाँ बंदे में मेरी, देखिए मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि 2019 में ये कानून आया और कितना लंबा चौड़ा आप लोगों ने, मतलब राहुल भाई कह रहे हैं कि सरकार माफी मांगे, इतनी देरी क्यों की? विपक्ष कब माफी मांगेगा इस बात के लिए कि उसने इसको अब तक लागू नहीं होने दिया? विपक्ष कब इस बात की माफी मांगेगा कि उसने इसको बारे में कहा कि ये नागरिकता छीनने का कानून है? विपक्ष इस बात की माफी कब मांगेगा जो उसने इस नाम पर दंगे भड़काए, लोगों की जानें गई, इतना लंबा प्रदर्शन चला? तो साहब, जब आया तो आपने लागू नहीं होने दिया, जब लागू हो रहा है तो कह रहा आपने देर क्यों कर दी? 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, सुप्रीम कोर्ट आज उसको खारिज कर रहा है। 2017 से 2024 तक कितने साल हो गए? 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रहा है, चुनाव की पूर्व संध्या पे कर रहा है। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट जान के चुनाव के समय ऐसा कर रहा है? भाजपा को एम्बैरेस करने के लिए कर रहा है, भाजपा को छुटकारा, झटका देने के लिए कर रहा है। और देखिए कितनी घटिया बात है कि 3-3 मुल्कों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, और उनके लिए आप एक कानून बनाते हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है, आपने साहब पीड़ितों के लिए कानून बना दिया, बलात्कारियों को भी लाइए, रेपिस्ट को भी लाइए, अत्याचारियों को भी लाइए, तब ये कानून है, वरना कानून बेकार है। रही बात एनआरसी की, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके पास सिटीजन रजिस्टर ना हो, कोई मुल्क ऐसा नहीं कि जिसके पास आपका एक नागरिकता रजिस्टर ना हो। सबने अलग अलग फॉर्म्स में अपने नागरिकों को रजिस्टर कर रखा है। आप रजिस्टर का आप उनकी गिनती करने, आप कहते हैं कि साहब देखिए, भाजपा ने वादा किया था कि वो अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाल देगी, अभी तक नहीं निकाल पाई। अरे साहब, निकालना तो बहुत दूर की बात, आप गिनती नहीं करने देते, गिनती करने के नाम पे आप हल्ला बचाने लगते। एनआरसी आ जाएगा, एनआरसी आ जाएगा, अरे आ जाएगा, आ जाएगा, इसमें क्या बात है भाई? अगर अवैध घुसपैठी है निकाले जाना चाहिए। आप देखें कि उसमें बर्मा में रोहिंग्या क्यों मार के भगाए गए, तो वहां पे बाकायदा नरसंहार किया, मास ग्रेव मिली हिंदुओं की, मतलब ऐसी ऐसी ग्रेव्स मिली जिसमें हजार हजार हिंदू दफनाए गए हैं, और वो लोग हिंदुओं के नरसंहार करने वाले भारत आते हैं, उनको यहां जगह मिली हुई है। और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अगर कुछ लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और उनको आप जगह देने की बात करते हैं, तो आप राजनीति कर रहे हैं। क्या मतलब, आप अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए कुछ भी कहने को तैयार है। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप देखें पंकज भाई, रही बात इस कानून को चुनाव की पूर्व संध्या पे लागू करने की, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की, 1000% इसमें भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की, इसको चुनाव के इतने पास लागू करके। पर एक राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? मंदिर में घंटा तो बजाएगा नहीं ना। तो वो राजनीतिक दल है, राजनीति कर रहा है, आप राजनीति कर रहे हैं, आप घूम घूम के गलत बयान दे रहे हैं। विपक्ष पिछली बार कह रहे साहब, देखिए मुझे तो भूलता नहीं, फरहान अख्तर आके कह रहे थे टीवी पर कि साहब, और देखिए उनके साथ सब पॉलिटिकल लोग खड़े हैं, कांग्रेसी खड़े हैं, कह रहे हैं कि साहब इस कानून से सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों की, ओबीसी की और आदिवासियों की, सबकी नागरिकता चली जाएगी। मतलब किस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान, उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? आप देश में सिविल वॉर भड़का रहे हैं, इतनी गलत बात कह के, आपको तो जेल में होना चाहिए। आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हाँ,
स्वरा भास्कर आती हैं, कहती साहब ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा साहब आपने कानून देखा है, आपने ड्राफ्ट पढ़ा है? अभी तो ड्राफ्ट लागू नहीं हुआ, गृह मंत्री तो कुछ और कह रहे हैं। मैंने नहीं देखा, मुझसे ड्राफ्ट से कोई मतलब नहीं, ऐसा है तो है। आपने देखा पॉलिटिशियंस को देखना, आपने एक्टर्स को देखा, आपने सेलिब्रिटीज को देखना, आपने एनजीओ को देखा, आप मतलब सब मिलके भड़का, मतलब आपका नहीं नहीं, अब मेरे पास एक आंकड़ा है। मेरी बात सुनिए, हाँ पंकज भाई सुनिए, मैं बहुत धैर्य से आपके चैनल पे हमेशा बात करता हूँ, पर आपका पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी हो, आप कहीं भी किसी के लिए कुछ भी बैटिंग करें, कुछ करें, लेकिन साहब पिछले 70 सालों में बांग्लादेश में, आपको याद होगा वो तस्लीमा नसरीन वाला मामला, कैसे वो भागी थी वहां पे, क्या और लज्जा उनकी कहानी आपको याद होगी, वो नॉवेल याद होगी, हैं? जिस लड़की ने लज्जा लिख दी उसको आप हिंदुस्तान में पनाह नहीं दे पाए। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में लोगों के साथ क्या हो रहा है, उसमें 90% दलित है। वो जोगेंद्र नाथ मंडल के छलावे में जो वहां रह गए थे, उन दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनके लिए कानून बनाया जाता है, तो आप उसमें नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें निकाल रहे हैं। मुझे बहुत ही अफसोस की बात है। अगर ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। चलिए, आप बताओगे भाई हमको कितना बोल रहा है शर्मा जी? नहीं नहीं नहीं, अगर ज्यादा रोने की, बहुत आपका दिल बहुत ज्यादा दुख में चोट लगा है, हमको भी दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, आप अपने दर्द से मतलब रखे हैं, और मुझे एंकर से गुस्सा नहीं होइए, गुस्सा मत होइए अनुपम जी, आप तो गुस्सा मत होइए। नहीं नहीं, पर्सनल मत होइए, अरे पर्सनल मत होइए इसमें। पंकज जी यही बोला कि इतना दर्द हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा दर्द हमें भी शेयर करने दीजिए। नहीं नहीं, आप करिए ना, आप अपना दर्द शेयर करिए शर्मा जी। शर्मा जी दर्द शेयर करिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं यही कह रहा हूं कि अनुपम जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड की जो तुलना जो इन्होंने जो सीए से की है, मतलब क्या तुलना है? मतलब सीए एक अलग चीज है, इलेक्टोरल बॉन्ड है वो एक घोटाला है, और सीए जो है एक देश के लिए अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। कोई भी चीज यदि आप लेते हैं किसी चीज को, उससे फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो साफ साफ एक स्कैम है, और आप उसकी तुलना कर रहे हैं कि चुनाव से पहले लाया। आप ये कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक नहीं है, आप देश राम से, इस्लाम से, पहले पाकिस्तान, अब आ गया बांग्लादेश, अब कुछ चाइना आ जाएगा, भाई म्यांमार लाओगे। भाई चुनाव का जो मेन मुद्दा है वो तो गायब ही हो रहा है। भाई खाने में दाल भात चोखा तो है ही नहीं, कहां से आप घी और वो रायता ला रहे हैं? भाई 370 से आने से देश में कितनी बेरोजगारी चली गई। आप कहते हैं काला धन की बात करते हैं, काला धन लाएंगे स्विस बैंक से, 15 लाख रुपया सब पे डालेंगे। काला धन कितना है छोड़ो, 15 लाख मत दो, जुमला है, लेकिन कम से कम कितना पैसा आया आप उसको बताओ कि कितने पैसे ब्लैक मनी आया, कितना वो देश के लिए किस चीज काम में लगाया गया। अब उसकी बात नहीं करें। 2000 का नोट आपने 1000 का नोट बंद कर दिया, नहीं नहीं, तो आप भी अपना दर्द सीएए के जगह काला धन पे कैसा कौन सी तुलना कर रहे हैं? जैसे उनकी तुलना है वैसे भी आपकी तुलना समझ में नहीं आ रही है शर्मा जी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, नहीं नहीं आप ये बताइए, मैं बड़ा सीधा सा सवाल, ये देश में अपनी खाना, अपने खाने के तो पैसे रोटी अनाज है नहीं, और दूसरों को हम दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप ये बताइए कि सीएए कानून में बुराई क्या है, ये बताइए, इसका विरोध क्या है? हम कहते हैं अच्छाई क्या है इसमें? भाई इसके सीए में अच्छाई क्या है? इसके पूरे देश में यदि विरोध हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं है? इसमें कुछ तो बात होगी, क्योंकि ये सीए जो है बेसिकली पॉलिटिकल स्टंट है, चुनावी मास्टर स्ट्रोक है। पंकज भाई आपको याद होगा, विकास के कुछ मुद्दे नहीं है। अपने जो इन्होंने कहा था हर 100 दिन पे हम सभी हिसाब देंगे, देश में क्या विकास हुआ, मोदी जी की गारंटी थी। उन्होंने कहा था कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक गांव को गोद लेगा और उसको स्मार्ट सिटी बनाएगा। क्या हुआ उसका वादा? वो उनको याद नहीं है। वो सीए 370 यूसीसी, जिससे तो ना बेरोजगारी खत्म होगी ना महंगाई खत्म होगी। इससे महंगाई पे क्या फर्क पड़ेगा ये बता दीजिए हमारे अनुपम मिश्रा जी। इससे बेरोजगारी कितना दूर होगा ये हमें बता दीजिए अनुपम मिश्रा जी, तब मैं मानूं। पंकज भाई एक फरहान अख्तर ने बहुत फेमसली कहा था टीवी पे
कि साहब आप क्यों विरोध कर रहे थे? उन्होंने कहा मुझे लगा इतने लोग जा रहे हैं तो कोई खास बात तो होगी, मैं भी चला गया। और आज शर्मा जी कह रहे हैं कि इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो कोई खास बात तो होगी। बहरहाल मैं इस गलतफहमी में था कि आज CAA पे डिबेट है।